हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सो गाइज, यहाँ पे हम अपने बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ में जून 2013 के पहले आपके पास में कॉमर्स के मतलब कोई भी जो सब्जेक्टिव होता था उसके दो पेपर होते थे सब्जेक्ट के, एक पेपर 2 एक पेपर 3 होता था। तो ये जून 2013 के पेपर 3 के क्वेश्चंस आपके पास में यहाँ पर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। मैच द स्टेटमेंट इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो डिविडेंड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा गया है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, सो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी हैज ए बीरिंग ऑन द शेयर वैल्यूएशन। ठीक है, स्टॉक प्राइस प्लेस मोर वेट ऑन डिविडेंड देन ऑन द रिटेन्ड अर्निंग। स्टॉक प्राइस का जो मेड वेट होता है वो किसके ऊपर होता है? ज्यादा डिविडेंड के ऊपर होता है, रिटेन्ड अर्निंग पे नहीं होता। जो डिविडेंड पे आउट है वो क्या होती है? इररेलेवेंट होती है, उसका फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। डिविडेंड के हम लोगों के पास में दो तरीके के डिसीजन होते हैं। एक होते हैं रेलिवेंट मॉडल, जो क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होती है? इंप्रूव होती है। और एक होते हैं इररेलेवेंट मॉडल, जो क्या कहते हैं कि बांटो या ना बांटो फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इररेलेवेंट मॉडल में मोदी गिलानी मिलर अप्रोच आती है, और रेलिवेंट मॉडल के अंदर कौन कौन सा मॉडल आता है? वॉल्टर मॉडल आता है और गॉर्डन मॉडल आता है। तो इररेलेवेंसी के ऊपर कौन बात करता है? मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच बात करती है। तो जो 4 होगा वो 4 से कनेक्ट होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच है, गॉर्डन मॉडल के ऊपर बात करता है। गॉर्डन मॉडल का जो फॉर्मूला आप लोगों, गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है? अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी। बी का मतलब क्या होता है? कितना रिटेन्ड किया गया है, डिवाइड बाय के ई माइनस में क्या होता है? जी आप लोगों के पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, जी का मतलब क्या रहता है? बी आर होता है। बी का मतलब कितना रिटेन किया गया है, और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, और जो वॉल्टर मॉडल रहता है इसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है? डिविडेंड प्लस में रेट ऑफ रिटर्न बाय में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। सो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच गॉर्डन मॉडल होता है। डिविडेंड पॉलिसी का शेयर वैल्यूएशन के ऊपर इफेक्ट होता है, ये वॉल्टर मॉडल के अंदर आता है। स्टॉक प्राइस प्लेस करता है मोर वेट ऑन द डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। सो ये ट्रेडिशनल मॉडल हो जाएगा। और इररेलेवेंसी के ऊपर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट स्टार्टिंग स्टेज। वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाया जाता है वेंचर कैपिटल हो गया। ठीक है, रिस्की प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पैसा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा? जो जो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? वेंचर कैपिटल है आप लोगों के पास में, जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट स्टार्टिंग स्टेज। तो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर जो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है वो जनरली किसके थ्रू नहीं की जाती है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जनरली कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू किए जा सकते हैं, लेकिन डीप डिस्काउंट बोर्ड, डिस्काउंट बोर्ड क्या होते हैं? जिसको इशू किया जाता है किसके ऊपर? जिसको इशू किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर, बट जो रिडम्पशन होती है वो किसके ऊपर होती है? जिसको इशू किया जाता है लेस देन फेस वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं? जिसको लेस देन फेस वैल्यू के ऊपर इशू किया जाता है। लेकिन जो क्या होती है रिडम्पशन होती है वो किसके ऊपर होती है? फेस वैल्यू के ऊपर होती है, तो वो डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं। तो जहाँ पे इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड हो जाएंगे। जनरली इसके ऊपर नहीं की जाती है वेंचर कैपिटल स्टार्टिंग स्टेज के अंदर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में लीज के बारे में बात कर रहा है। तो लीज क्या होती है? यहाँ पे जो एक पर्सन होता है, जो ओनर होता है गुड्स का, वो कौन होता है? लेजर होता है। वो क्या करता है? अपने एसेट को यूज करने के लिए किसको देता है? अपने एसेट को किराए पे किसको देता है? लेजी को क्या करता है? किराए पे एसेट देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लेजर होता है। लेजर जो होता है वो क्या करता है? एसेट को यूज करने के लिए किसको देता है? लेजी को देता है। ठीक है, लेजर जो होता है वो एसेट को यूज करने के लिए किसको देता है गाइज? लेजी को देता है। ठीक है, तो जहां पे क्या होगा? जो लेजर होता है वो क्या करता है? सारा का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब कि कोई भी एसेट के अंदर कोई भी रिस्क होता है या कोई भी रिवॉर्ड होता है, तो जहां पे सारा का सारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है अगर वो किसके पास में चला जाता है? अगर सारा का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है? लेजर खुद के पास में रखता है। नॉर्मली यही होता है। जहां पे क्या हो जाएगा?
रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होगा वो लेजर के पास में होता है, तो उस तरीके की लीज को क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग लीज। लेकिन जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या कर दिया जाता है, लेजी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस तरीके की जो लीज होती है वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल लीज होती है। क्लियर हो गया। तो जहां पे लेजर जो होता है वो सारा का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होता है वो लेजी को ट्रांसफर कर देगा, तो ये जनरली यही टाइप की लीज होती है, तो ये क्या कहलाती है, फाइनेंस लीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो जहां पे सारा का सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका, लेजी का, तो वो फाइनेंस लीज होती है। ठीक है। जहां पे लेजर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है एसेट, बट बियर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो अभी भी किसका है, लेजर का ही है, तो वो क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है। जो ऑनर होता है एसेट का वो उसको बेच देता है किसको, लेजर को, हु इन टर्न लीज इट बैक टू द ओनर, तो ये इनडायरेक्ट लीज होता है। जो ओनर होता है एसेट का वो क्या करता है, लेजर को बेच देता है। उस देखो इसको हम लोग सेल एंड लीज बैक भी बोलते हैं। तो ये एक पर्सन क्या होता है, ओनर होता है, वो अपने जो गुड्स होते हैं उसको क्या कर देता है, बेच देता है। किसको बेच देता है, लेजर को बेच देता है, ओनर को बेच देता है, बेच दिया। अब ये कौन बन गया, लेजर बन गया। अब यही लेजर क्या करेगा, इसी को एसेट यूज करने के लिए दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, लेजी बन जाएगा। तो इसको सेल्स एंड लीज बैक भी कहा जाता है। जो ओनर है एसेट का वो क्या करता है, उसको लेजर को बेच देता है, यहाँ पे लेजर फर्दर उसको लेजी को एसेट यूज करने के लिए देता है, तो ये इनडायरेक्ट लीज होती है। लेजर ऑन करता है, एक्वायर करता है एसेट दैट आर लीज्ड टू ए गिवन लेजी, तो ये क्या कहलाती है, आप लोगों के पास में डायरेक्ट लीज होती है। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल डिटेल ऑफ फॉर द इशू ऑफ एडीआर, एडीआर क्या होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडीआर कहलाते हैं। So full detail for the issue of ADR by a company must be furnished within 30 days from the date of it closer to, तो ADR इशू किए जाते हैं, तो जब ADR इशू किए जाते हैं तो उसकी जो डिटेल होती है वो 30 दिनों के अंदर किसको प्रोवाइड करवानी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है। आरबीआई का एक्ट कौन से वाला है, 1934 है। तो जब ADR कहाँ इशू किए जाते हैं, अमेरिका में इशू किए जाते हैं। जब एक इंडियन कंपनी को मनी कलेक्ट करनी है कहाँ से, अमेरिका से, तो वो क्या करती है, एडीआर को इशू करती है, तो उसकी फुल रिपोर्ट 30 डेज के अंदर आरबीआई के पास में जमा करवानी होती है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री टू विच द रिटर्न ऑफ द टू सिक्योरिटीज चेंज टुगेदर, वो डिग्री जिसके ऊपर क्या होता है, जो रिटर्न होती है टू सिक्योरिटीज की वो साथ के साथ चेंज होती है, तो इसको क्या कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है, कोवेरियंस से इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। जो डिग्री की जो रिटर्न है दो सिक्योरिटी की वो साथ में चेंज होती है। बीटा जो होता है वो क्या करता है, रिस्क को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर होता है वो क्या कहलाता है, बीटा होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसफर बाय ए कंपनी ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस डिवीजन टू अनदर न्यूली सेटअप कंपनी, जहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कंपनी है वो क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। द ट्रांसफर बाय ए कंपनी ऑफ वन और द मोर ऑफ इट बिजनेस डिवीजन, तो एक कंपनी क्या करती है, जो अपने डिविजन्स होते हैं उसको एक दूसरी को ट्रांसफर कर देती है, तो ये क्या कहलाता है, तो जहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, डीमर्जर हो जाएगा। जहां पे दोनों मिल जाती हैं, दो ओल्ड जो होती हैं वो क्या हो जाती है, मर्ज होकर क्या बन जाती है, न्यू बन जाती है, वो मर्जर हो जाएगा। यहाँ पे बांटा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डीमर्जर हो जाएगा। इक्विटी कार्व आउट क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, स्प्लिट ऑफ भी कहा जाता है, स्प्लिट ऑफ भी कहा जाता है। आईपीओ और ए पार्शियल स्पिन ऑफ इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका होता है, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक न्यू सब्सिडरी को क्रिएट करती है, मतलब कि ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और वो क्या करती है, जितना भी शेयर का इशू है वो किसको दे देती है, सबसी कंपनी को दे देती है। तो ये इक्विटी कार्व आउट होगा, जिसमें कंट्रोल अभी भी उसके पास में ही रहेगा, बस नाम हो जाएगा कि वो सबसी कंपनी के पास में कंट्रोल है, बट सबसी कंपनी का कंट्रोल भी किसके पास में, होल्डिंग के पास में ही है ना, तो इक्विटी कार्व आउट होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो जो डेली ऑपरेशंस के लिए फंड रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल होता है। बेसिकली वर्किंग कैपिटल दो टाइप की आपके पास में होती है, एक रहती है नेटवर्किंग कैपिटल। नेटवर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला रहता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है।
और जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है ये कौन से नेचर की होती है, क्वालिटेटिव नेचर की होती है, ठीक है। और जो एक हम लोगों के पास में क्या कहलाती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, इसका जो फॉर्मूला रहता है ये क्या रहता है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स होता है। ये कैसा कंसेप्ट होता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट होता है। तो वर्किंग कैपिटल कितने रिक्वायर्ड है, कितने रिक्वायर्ड नहीं है, इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो मार्केट कंडीशंस इफेक्ट करती हैं, प्रोडक्शन की पॉलिसी कैसी है, फर्म की गुडविल जो है वो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करती है, सप्लाई कंडीशंस कैसी है कि अगर रेगुलर सामान अवेलेबल होता रहेगा तो उसको स्टॉक नहीं करना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर कभी कभार अवेलेबल होता है तो उसको स्टॉक करके रखना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। सो मार्केट कंडीशंस क्या, प्रोडक्शन पॉलिसी क्या, सप्लाई कंडीशंस क्या है, ये क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या डालती हैं, अफेक्ट डालती हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एनपीवी, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये पॉजिटिव आती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है, तो क्या आता है, पॉजिटिव एनपीवी आती है। So positive NPV in a project appraised by a firm may not occur on account of, तो वो अक्कर नहीं होती है, किसकी वजह से अक्कर नहीं होती है, so positive NPV इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अक्कर हो सकती है, मार्केट रीच की वजह से हो सकती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बट इनटेंजिबल बेनिफिट ये इसका कोई कलेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। और एनपीवी अगर पॉजिटिव रहती है तो उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है। और जो एनपीवी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस द प्रोजेक्ट आर डिविजिबल अंडर कैपिटल रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग जब सोच समझ के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होते हैं तो उनमें फंड इन्वेस्ट किया जाता है तो वो कैपिटल रैशनिंग होता है। सो इन केस द प्रोजेक्ट आर डिविजिबल, जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, डिविजिबल है अंडर द कैपिटल रैशनिंग, तो अप्रोप्रिएट अप्रोजल प्रोजेक्ट अप्रेजल का मेथड जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड होता है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, अब याद रखिएगा बच्चा, जहां पे एनपीवी निकालना था वहां क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को माइनस किया जाता था नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड होता है जिसका अनदर नेम क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है, इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड कर दिया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो रहता है, अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, तो प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और आईआरआर, ये तीनों मॉडर्न मेथड होते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। पेबैक और एआरआर जो रहते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन।